ओके। तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जो फर्स्ट टॉपिक आता है डेट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स। देखो, सबको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डेट इज वो कंडक्टर्स में जनरली पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में अपने एटम्स के ऑर्बिट में काफी लूजली बाउंड होते हैं। तो उन्हें जब भी कभी एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाता है जिससे कि वो उस बॉन्ड को ब्रेक कर पाए, नॉट एक्चुअली बॉन्ड बट जब उन्हें सफिशिएंट एनर्जी मिल जाता है कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर आ पाए, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और अब वो जो है कंडक्शन में पार्ट लेते हैं। दैट्स वाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरली जो है कंडक्टर्स में पाए जाते हैं। ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी भी है कि दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन कन्फाइंड टू देयर कंडक्टर। नाउ एक और चीज आती है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली वो कंडक्टर के अंदर ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन अगर कोई बन गया है, किसी इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आ गई है, तो अपना ऑर्बिट तो लीव कर देता है, बट ऑर्बिट लीव करने का मतलब ये नहीं है कि वो कंडक्टर को भी मूव कर सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से कोई वायर है, इस वायर के अंदर अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने ऑर्बिट से निकला है, अपने सिर्फ एटम से लूज आउट हुआ है। ये कंडक्टर से बट बाहर नहीं जा सकता। कंडक्टर से क्यों नहीं बाहर जा सकता? इसका रीजन है कि जब भी ये कंडक्टर से बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो एज सून एज इट विल कम आउट, जस्ट द मोमेंट इट विल कम आउट, एक नेगेटिव चार्ज बाहर आ जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड सेम पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के ऊपर आएगा। और इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, दैट इज वन पॉजिटिव चार्ज और वन नेगेटिव चार्ज के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने ही नहीं देगा और वापस से पुल बैक कर लेगा। तो इसका मतलब यह है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के सरफेस को एस्केप करना इम्पॉसिबल है विदाउट सफिशिएंट एनर्जी। राइट। तो सबसे पहले तो ये समझना था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एटम्स के अंदर रहते हैं, बट जब उन्हें सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जब इन्हें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, तो ये अपने ऑर्बिट से निकल करके बाहर आ जाते हैं और अब ये फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। दैट इज वो कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, जो कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फाइन। जो नेक्स्ट चीज थी वो ये बोलना चाहता मैं कि जैसे तुम्हारा कंडक्टर सरफेस है, तो इस कंडक्टर सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि द मोमेंट इट विल try to come out, it will have a negative charge and an equal positive charge will appear on the surface of the conductor, and the force of attraction between these two charges, that is one positive charge and the other negative charge, is so much that it can't escape out the surface. अच्छा, इसी को बोलते हैं there is thus a potential barrier, that is there is a barrier of potential difference which is stopping it to come out. राइट। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है, लेट्स से मेटल सरफेस से बाहर निकलना है, तो उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और इसे डिनोट करते हैं डब्ल्यू नॉट से या फिर फाई नॉट से। अब ये वर्क फंक्शन डिपेंड किस पे करता है? अच्छा, सबसे पहली बात तो समझ में आ गई कि वर्क फंक्शन क्या है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से जस्ट निकलने के लिए चाहिए। ये डिपेंड करेगा, सबसे पहली चीज, नेचर ऑफ द मेटल। कौन सा मेटल है इस पे डिपेंड करेगा। अगर कोई लेस फोटो सेंसिटिव मेटल है तो उसके लिए ज्यादा वर्क फंक्शन चाहिए। कोई हायर फोटो सेंसिटिव मेटल है तो उसके लिए कम वर्क फंक्शन चाहिए। अब ये फोटो सेंसिटिव मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, खैर इसके बारे में बाद में देखेंगे, बट नाम से पता चल गया होगा फोटो सेंसिटिव मतलब जो लाइट के लिए सेंसिटिव हो या रेडिएशन के लिए सेंसिटिव हो मेटल। तो जो मेटल लाइट रेडिएशन के लिए सेंसिटिव है तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन उससे एस्केप कर जाएगा, हालांकि जो नहीं है उससे थोड़ा सा लेट करेगा, मतलब उधर एनर्जी ज्यादा चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो पहली चीज तो नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज कंडीशंस ऑफ इट्स सरफेस, कि सरफेस कैसा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट से। और मेजर किस में करते हैं? क्योंकि ये एनर्जी है, एंड जनरली एनर्जी को जूल्स में मेजर करते हैं, या फिर जो ऐसे यूनिट देखी जाए तो वो जूल है, बट जूल काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हम इधर जो एनर्जी रिलेटेड होती है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ईवी। और वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? वो एनर्जी है जितना एक इलेक्ट्रॉन के पास होगा। कब होगा? जब उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी हो, दैट इज इट इज काइनेटिक एनर्जी जब उसे कितने पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाए 1 वोल्ट से। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहा है, उसके थ्रू गुजर रहा है, तो उसके पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? तो वर्क फंक्शन क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है बट एक्चुअली यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी काफी क्लियर रहना चाहिए। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर कन्वर्जन देखोगे तो इट इज नथिंग बट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.602 इंटू 10 to the power -19 जूल। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएगा।
ठीक है, नेक्स्ट तुम्हें कुछ वर्क फंक्शन दे रखा है कुछ मेटल्स का, अगर तुम यहाँ पे चेक करो तो सबसे कम आई गेस यही है 2.14। हम्म, दैट इज सीजियम। या दिस इज सीजियम। सो इसका सबसे कम है वर्क फंक्शन। इसके बाद तुम देखो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब का भी देखो कम है 2.30, 2.75। हालांकि जो बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव मेटल्स है उनका देखो, जैसे कॉपर, सॉरी, ये सिल्वर हो गया एंड प्लैटिनम हो गया, कॉपर हो गया, तो इन सब का काफी हाई जा रहा है 4.65, 4.70, और इनका तो और ज्यादा है प्लैटिनम 5.65। ठीक है। It may be noted from the above table that the function of platinum is the highest while it is lowest for cesium। तो cesium का सबसे कम है वर्क फंक्शन और प्लैटिनम का सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन से क्या मतलब हो गया कि जितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एस्केप आउट करने के लिए मेटल सरफेस से, तो वो सबसे कम देनी पड़ेगी सीजियम में एंड सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी प्लैटिनम में। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। हमने अभी भी देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन को अगर एस्केप आउट करना है तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना किसी भी मेटल सरफेस से। ठीक है, द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं थी जानने की ना। कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है? तो देखो, सबसे मेन बात तो यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट होना है या इलेक्ट्रॉन एमिशन का प्रोसेस होना चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो वो हीट के फॉर्म में हो या लाइट के फॉर्म में हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। तो किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है। अगर एनर्जी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इतनी मिल जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा। इसमें सबसे पहला आता है थर्मो आयनिक एमिशन। अब थर्मो आयनिक एमिशन में क्या बोला है कि जब भी किसी एक मेटल को हीट किया जाएगा काफी ज्यादा, तो उस मेटल के अंदर थर्मल एनर्जी आएगा, उसके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सबको थर्मल एनर्जी मिलेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब उनके पास इतनी थर्मल एनर्जी हो जाएगी कि वो अपने सरफेस बैरियर को ओवरकम कर सके, तो वो इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे थर्मो आयनिक एमिशन। कि when the metal is heated very much, that is sufficiently to provide the work function of the electron, so it will the removal by this method will be called thermoionic emission। अच्छा, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं इस थर्मोआयनिक एमिशन से, उन इलेक्ट्रॉन्स को बस एक थोड़ा सा स्पेशल नाम दे दिया है, दैट इज थर्मी आयंस और थर्मो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट इज फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन। तो ये कुछ नहीं है, ये बस अगर तुम बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हो, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर आ जाते हैं, मतलब स्केप आउट कर जाते हैं, और इसी को बोलते हैं फील्ड और कोल्ड कैथोड एमिशन। एंड दिस मेथड इज वेरी डेंजरस एंड लेस एफिशिएंट, तो इसलिए इसे कभी ज्यादा करते हुए नहीं है। हालांकि तुम जब भी देखोगे तो हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ज्यादा करते हैं। उसके बारे में अभी थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे। तो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए क्या बोला है। तो अब तक हमने दो एमिशन पढ़ लिए, थर्मो आयनिक एमिशन और फील्ड एमिशन। दोनों नाम से ही क्लियर होगा, थर्मो आयनिक, थर्मो का मतलब हीट है, तो वहां पे हीट की मदद से एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। फील्ड एमिशन भी नाम से क्लियर है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम एमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एक्चुअली केमिस्ट्री में पहले ही पढ़ा होगा, तो इसमें भी ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल से 11th में भी पढ़ा हुआ है, 11th में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर emitted फ्रॉम द मेटल surface when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency are incident on it। अच्छा, अगर तुम फोटो इसके भी नाम में देखो तो नाम में ही क्लियर है, फोटो मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट। तो जब भी, और लाइट क्या, लाइट कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमडब्ल्यू वेव्स है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी एक मेटल सरफेस पे पड़ेगी जिसके के अंदर सफिशिएंट एनर्जी हो, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सफिशिएंट एनर्जी हो, और अभी सफिशिएंट एनर्जी से मेरा कहने का मतलब है सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी हो, तो जब भी कोई ऐसी लाइट इंसिडेंट होगी किसी मेटल सरफेस पे, तो तब भी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और तब उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और उस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दैट इज, इट इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from the metal surface when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency are incident on it। These emitted electrons are called photoelectrons, but their rate of emission is very low। बस यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम आती है कि उनका रेट ऑफ एमिशन काफी कम होता है। हालांकि इसे बढ़ाया जा सकता है, अगर हम ज्यादा इंटेंसिटी की वेव्स यूज करें तो ये रेट भी बढ़ सकता है। ठीक है। द नेक्स्ट इज सेकेंडरी एमिशन। अब सेकेंडरी एमिशन में क्या बोला है कि सेकेंडरी, नाम में पता चल रहा है कि भाई सेकेंडरी मतलब एक बार एमिशन हो चुका है इलेक्ट्रॉन का, और वो जो इलेक्ट्रॉन है मान लो उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, और वो इलेक्ट्रॉन जाके किसी दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है अपनी मेटल सरफेस के। तो अब क्या होगा, वो अपनी कुछ एनर्जी
दूसरे इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर देगा और अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा। तो वही बात बोली है कि व्हेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल सरफेस strike another electron, so they transfer some of their energy to the free electrons of the metal. As a result, the energy of free electrons becomes more than work function of the metal and they get ejected from the metal surface. The emitted electrons are called secondary electrons and this method of removal is called secondary emission. कि मतलब ऐसा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि काफी फास्ट मूव कर रहा है मेटल के अंदर, तब वो जाके अगर, या सिंपल ऐसी चीज है कि जब भी कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एमिशन से ही निकला होगा बाहर, तो कोई भी ऐसा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब जाके एक मेटल सरफेस से टकराएगा तो वो दूसरे मेटल इलेक्ट्रॉन को भी फ्री कर देगा, दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन को भी एस्केप आउट करवा देगा एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। तो भाई ये देख लेना चारों, ये थोड़े से क्लियर होने चाहिए क्योंकि इनसे पता चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है क्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन एमिशन है क्या। इलेक्ट्रॉन एमिशन कुछ नहीं है, बस एक इलेक्ट्रॉन का एस्केप होना है फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय एक्वायरिंग हाई एनर्जी और अ सफिशिएंट एनर्जी। अब वो एनर्जी चाहे हीट से मिले, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से मिले, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिले या फिर किसी दूसरे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से मिले। तो यही चार टाइप के इलेक्ट्रॉन एमिशन थे जो कि अभी कवर कर लिए। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी किसी भी एमिशन के बारे में नहीं पढ़ना है, बट फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को स्टडी करना है हमें। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो ये जान लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। हालांकि अभी भी देख लिया था कि when a light of suitable frequency illuminates a metal surface, electrons are emitted from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. कि जब भी कोई लाइट जिसकी सूटेबल फ्रीक्वेंसी है वो किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगी, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होंगे एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट की ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो वो सब भी अभी पढ़ने हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है हर्ट्स ऑब्जर्वेशन। अच्छा, हर्ट्स को अगर तुम देखो तो भाई इसके नाम पे ऐसा यूनिट है जो कि फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है, और ये काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की स्टडी के लिए, मतलब इन सब चीजों में इसका नाम आता है ज्यादातर। तो इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर करा था, हाइनरिच हर्ट्ज इसका पूरा नाम था, डेट इज 1887 में करा था। ठीक है, ये कर क्या रहा था, क्योंकि अभी बता ही दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को स्टडी कर रहा था, उसके बारे में सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में ही स्टडी कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बट उसने क्या देखा कि जब he found that high voltage sparks passed across the metal electrode of the detector loop more easily when cathode was illuminated by ultraviolet light from an arc lamp. ये क्या कर रहा था, दो मेटल इलेक्ट्रोड दो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच करंट पास कर रहा था एक्चुअली ईएमडब्ल्यू वेव्स को स्टडी करने के लिए। तो जब ये ऐसा कर रहा था उसने क्या ऑब्जर्व करा कि लेट्स से ये मेरा कैथोड है, दैट इज नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो जब इसने क्या ऑब्जर्व करा कि जब ये कैथोड पे यहाँ पे लिखा है ना, हाँ, अल्ट्रावायलेट रेस, जब ये कैथोड पे यूवी रेस डाल रहा था तो इसने ऑब्जर्व करा कि जो इलेक्ट्रॉन है, स्पार्क है एक्चुअली, वो स्पार्क थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये स्पार्क है और ये और स्पार्क कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल स्पार्क था। तो जब इसने अल्ट्रावायलेट रेस डाला तो उसने ऑब्जर्व करा कि ये जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मोर इजिली पास कर रहा है ये इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो इसका क्या उसने कंक्लूजन निकाला, इसका उसने कंक्लूजन निकाला कि कैथोड पे जैसे यूवी रेज डालते हैं तो उधर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होते हैं, जो कि करंट को, यानी कि करंट को बढ़ा देंगे, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही तुम्हारे इलेक्ट्रॉन से जो कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उसने क्या बोला कि क्योंकि स्पार्क इधर इलेक्ट्रिक स्पार्क बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई जरूर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा जो इजेक्ट आउट हो रहा है इस कैथोड सरफेस से जब भी उसके ऊपर यूवी रेज डाली जा रही है। तो यहां से उसने एक आइडिया दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दैट इज द अल्ट्रावायलेट लाइट फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस कॉज्ड द एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच आर नाउ नोन टू बी इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स का पता नहीं था, उसने बस इतना बोला कि कोई ना कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इजेक्ट आउट हो रहा है कैथोड के सरफेस से जब भी उस पर यूवी रेज डाला जा रहा है, जिससे कि थोड़ा ज्यादा स्पार्क क्रिएट हो रहा है, विच एनहेंस द हाई वोल्टेज स्पार्क्स, राइट। तो बस हर्ट्स का इतना ऑब्जर्वेशन था। इसके बाद जो दो एक्सपेरिमेंट और आते हैं, पहला आता है हॉलवर्क का और फिर आता है लेनर्ड का। तो अभी हॉलवर्क का देखते हैं। ओके, तो ईयर समथिंग,
1886 1902 के बीच इन दोनों के ऑब्जर्वेशंस भी हुए थे, ऑब्जर्वेशन सामने आए थे। सबसे पहले जो है ये हम्म, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हॉलवॉक का है। हॉलवॉक ने क्या करा, दैट इज हॉलवॉक कनेक्टेड अ जिंक प्लेट टू एन इलेक्ट्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये पढ़ा भी होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं एक्चुअली, शायद ये 12th के चैप्टर फर्स्ट में था। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप और पहले भी था मेरे ख्याल से 11th वगैरह में, 11th, हाँ 11th में था। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, इसमें क्या चीज करा उसने कि जिंक प्लेट को एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर दिया, उसने तीन ऑब्जर्वेशन देखी। अच्छा, इस जिंक प्लेट पे यूवी लाइट को फॉलो होने दिया। ही अलाउड अल्ट्रावायलेट टू फॉल ऑन जिंक प्लेट। ही ऑब्जर्व दैट द जिंक प्लेट बिकम अनचार्ज इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज। अब इसने क्या करा कि अच्छा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे करता है, हालांकि इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बट जान लो। देखो, इससे जो ये जिंक प्लेट कनेक्टेड है, तो अगर लेट्स से ये जिंक प्लेट चार्ज होता है, लेट्स से जिंक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों गोल्ड लीफ के पास भी जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जिस कंडीशन में भी है ऐसे रहेंगे। अगर मान लो ये जिंक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस लीफ पे भी और इस प्लेट पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये दोनों ऐसे ही रिपेल करेंगे। बट अगर मान लो इस जिंक प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये लीफ फिर ऐसे सेपरेटेड नहीं होंगे, बल्कि ऐसे एक साथ होंगे। ठीक है, ऐसे एक साथ रहेंगे, कोई सेपरेशन नहीं होगा। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कुछ ऐसे काम करता है। अब आगे देखते हैं क्या बोला इसने। सो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन इसने क्या करी कि ही ऑब्जर्व दैट द जिंक प्लेट बिकेम अनचार्ज इफ इनिशियली नेगेटिवली चार्ज। इसने क्या करा, सबसे पहले जिंक प्लेट को नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब नेगेटिव चार्ज दे दिया, अच्छा इलेक्ट्रोस्कोप किस लिए इसने लगाया, इलेक्ट्रोस्कोप बस डिटेक्ट करने के लिए लगाया है कि भाई चार्ज क्या है अभी जिंक प्लेट पे, ठीक है। तो ये बस डिटेक्टर है, डिटेक्ट करने के लिए लगाया गया है ये, बाकी इसका कोई रोल नहीं है एक्सपेरिमेंट में आज सच। ये बस एक डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। तो अगर जिंक प्लेट पहले नेगेटिवली चार्ज है, तो ये तुम्हें लीफ ऐसे सेपरेटेड दिखेंगे, एक दूसरे से रिपेल करते हुए। अब इसने क्या करा, इसके ऊपर यूवी लाइट फॉल होने दिया। जैसे यूवी लाइट फॉल होने दिया, तो इससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो ये नेगेटिवली चार्ज था, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो अब ये अनचार्ज हो जाएगा। कोई चीज नेगेटिव है और उससे अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएं, तो वो चीज अनचार्ज हो जाएगी। और अनचार्ज हो गया, तो उसने क्या ऑब्जर्व करा कि ये लीफ वापस से ऐसे एक दूसरे से चिपक गए, मतलब वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आगे नीचे गिर गए। तो इससे ये पता चला कि जैसे इसने इस पे यूवी रेज डाली, तो जरूर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज इजेक्ट हुआ है, तभी ये वापस से एकदम ऐसे नीचे गिर गए, एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, यानी कि अनचार्ज हो गए। बिकॉज अगर ये चार्ज होते, चाहे पॉजिटिव होता दोनों पे या चाहे नेगेटिव होता, तो ये एक दूसरे से ऐसे ही दूर दूर होते। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था कि अगर नेगेटिवली चार्ज है ऑलरेडी प्लेट और उसके ऊपर अगर यूवी रेज डाला जाए, तो वो अनचार्ज हो जाता है। नेक्स्ट क्या करा इसने, नेक्स्ट करा कि जिंक प्लेट बिकेम पॉजिटिवली चार्ज इफ इनिशियली अनचार्ज। अब क्या करा इसने, प्लेट को अनचार्ज लिया, अनचार्ज प्लेट था, इसके ऊपर जैसे यूवी रेज डाली, तो इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब अगर कोई चीज अनचार्ज है और उससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाएं, तो फिर क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ये प्लेट, और ये इलेक्ट्रोस्कोप वापस से लीफ इसके ऐसे सेपरेट हो गए। इससे पता चला कि भाई इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अच्छा, तो फर्स्ट सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गई। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन में इसने क्या करा, सबसे पहले तो इसने अनचार्ज लिया था, फिर पॉजिटिवली चार्ज लिया। अब इसने और पॉजिटिवली चार्ज लिया। इनिशियली इसने पॉजिटिवली लिया, सबसे पहला तो नेगेटिव लिया, फिर अनचार्ज, और अब और ज्यादा पॉजिटिव। अगर कंफ्यूज हो रहे हो, तो तीनों को जरा मैं टेबल के फॉर्म में समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। देखो, सबसे पहले लिया था इसने नेगेटिवली चार्ज। अब जब नेगेटिवली चार्ज लिया है और तुम इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे, ध्यान रखना हर केस में माइनस करना है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हर केस में इलेक्ट्रॉन्स माइनस करने हैं, क्योंकि यूवी लाइट डलने पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो अगर तुमने नेगेटिवली चार्ज प्लेट लिया है, नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट लिया है, इससे तुमने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो ये अनचार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो लीफ थे गोल्ड लीफ, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए, मतलब अट्रैक्ट नहीं हुए, बट अगर कोई चीज अनचार्ज हो गई, तो वो रिपेल क्यों करेगा, रिपेल नहीं करेगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिया उसने, नेक्स्ट उसने क्या करा कि अनचार्ज ले लिया।
ठीक है। तो नेक्स्ट उसने अनचार्ज प्लेट ले लिया। अब जब अनचार्ज ले लिया और तुम उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो नेक्स्ट ही फाउंड दैट वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। इलेक्ट्रोस्कोप के लीफ वापस से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, थर्ड में उसने क्या करा, अब नेगेटिव ले लिया, अनचार्ज ले लिया। अब थर्ड वाले में उसने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया प्लेट को। जब पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और उससे तुम और इलेक्ट्रॉन्स निकाल लोगे तो इट विल बिकम हाईली पॉजिटिव। ठीक है। तो इन सब एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ कि भाई कोई ना कोई चीज है जो कि, और मोस्ट प्रोबेबली वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कि नेगेटिव चार्ज है, जब भी तुम यूवी लाइट डालते हो जिंक प्लेट पे तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। ठीक है, तो ये पूरा था तुम्हारा हॉलवर्क का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट आता है लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। अब लेनार्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में समझना। लेनार्ड ने क्या करा कि लेनार्ड ने एक क्वार्ट्ज बल्ब लिया। ठीक है, इस क्वार्ट्ज बल्ब के अंदर उसने एक कैथोड बनाया, एक एनोड बनाया, और इन दोनों को जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो नेगेटिव साइड से जो तुम कनेक्ट करोगे जो भी प्लेट, वो कैथोड बन जाएगा। पॉजिटिव साइड से जो भी कनेक्ट करा वो एनोड बन गया, और इसके बीच में एक उसने माइक्रो एम्पियर लगा दिया। ठीक है, सॉरी, माइक्रो एमीटर लगा दिया। क्योंकि करंट जो भी प्रोड्यूस होगा सर्किट में वो काफी कम, सॉरी, कम मैग्नीट्यूड का होगा, दैट्स व्हाई उसने एक माइक्रो एमीटर लगा दिया था। अब थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान देना। उसने क्या करा, नेक्स्ट चीज, इस कैथोड पे उसने अल्ट्रावायलेट रेस को फॉर्म होने दिया। तो स्टार्टिंग में क्या था कि स्टार्टिंग में तो करंट फ्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि यार इन दोनों के बीच में गैप है, सर्किट अभी कंप्लीट नहीं है। अगर हाँ ये काफी ज्यादा हाई वोल्टेज की बैटरी होती तब तो फिर यहाँ से करंट फ्लो करने लगता ऑटोमेटिकली, और तुम माइक्रो एमीटर में देखते कि कोई ना कोई डिफ्लेक्शन है, कोई ना कोई रीडिंग आ रही है। ठीक है, बट एक्चुअल में ये इतना हाई वोल्टेज बैटरी नहीं है। ठीक है, इतना हाई वोल्टेज नहीं है इधर, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में फ्लो नहीं कर रहा था और सर्किट में कुछ भी करंट नहीं था। बट जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट को इस कैथोड पे इंसिडेंट होने दिया तो क्या ऑब्जर्व किया कि इस माइक्रो एमीटर की रीडिंग में डिफ्लेक्शन आ रही है, दैट इज कुछ रीडिंग आ रही है, सर्टेन रीडिंग आ रही है। इसका नीडल जो है डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या पता चला कि जरूर ये अल्ट्रावायलेट रेज जब कैथोड पे गिर रहे हैं, कैथोड प्लेट पे, तो यहाँ से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं पूरे सर्किट में, और तभी माइक्रो एमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आ रही है। ठीक है, तो लेनार्ड के ये सारे ऑब्जर्वेशन थे, उसने यही बातें सारी बोली भी हैं यहाँ पे। अच्छा, यही आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे जे थॉमसन इन 1897, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट दीज पार्टिकल्स आर इंडीड इलेक्ट्रॉन्स एंड वर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। स्टार्टिंग में तो देखो इनमें से किसी को पता नहीं था कि भाई ये पार्टिकल्स है कौन से, सब बस इतना कह रहे थे कि डेट इज सम नेगेटिव पार्टिकल्स दैट इज कमिंग आउट। बट जब फाइनली 1897 में जे जे थॉमसन की डिस्कवरी हो गई थी इलेक्ट्रॉन्स की, तब सबने ये कंफर्म कर दिया कि ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ठीक है, उन्हें ही नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो करंट बन रहा था अभी सर्किट में, दैट करंट वाज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बन रहा है इसलिए इसको नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दोनों, अच्छा, हॉलबर्ग और लेनर्ड दोनों ने ये भी ऑब्जर्व करा कि दैट इज यू विल नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू रिमूव आउट द इलेक्ट्रॉन्स। अगर कम फ्रीक्वेंसी के लाइट डाल दे तो नहीं होगा, इसीलिए देखो यूवी रेस चूज कर रहे हैं, क्योंकि यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन रहता है कि भाई बाकी रेस को क्यों नहीं चूज करते। तो बाकी रेस को चूज करने के लिए फिर तुम्हें, अगर तुम मान लो विजिबल लाइट से भी हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा नहीं है कि विजिबल लाइट से नहीं होगा। बट अगर विजिबल लाइट को चूज करते हो तो फिर मेटल जो चूज करना है वो काफी फोटो सेंसिटिव मेटल चूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सोडियम ले लिया या सीजियम ले लिया जो तुम देख रहे थे अभी। ठीक है, पर वो काफी क्योंकि रिएक्टिव होते हैं तो वैसे मेटल्स नहीं लिए। तो जब तुमने वैसे मेटल नहीं लिए, जिंक प्लेट ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, तो उनका थोड़ा सा हाई है वर्क फंक्शन। अब जब वर्क फंक्शन उनका हाई है तो तुम्हें जो लाइट चाहिए वो हाई फ्रीक्वेंसी की चाहिए, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज है। इसलिए यूवी रेज परफेक्ट है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो इसलिए यूवी रेज का यूज करते थे, ये भी क्वेश्चन रहता है बच्चों को। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या देखी कि इन दोनों ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि एक तुम्हें मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही चाहिए। अगर तुम्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाने हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना होने देना है, तो दैट इज यू विल नीड अ रेडिएशन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे होगी तुम्हारे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, that is the phenomenon of emission of electrons from a metal surface when electromagnetic radiations of sufficiently high frequency are incident on it is called photoelectric effect, and the light generated or photo generated electrons are called photoelectrons। बहुत बार पढ़ लिया, अब डेफिनेशन क्लियर होगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यही चीज बोलिए कि, ठीक है, नेक्स्ट का देखो, different substances emit photoelectrons only when exposed to radiation of different frequencies. Alkali metals
लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड रुबिडियम। दिस इज मे बी रुबिडियम, चेक कर लेना। ठीक है। तो दीज आर हाईली फोटोसेंसिटिव, मतलब इनके ऊपर यार थोड़ी सी भी कम फ्रीक्वेंसी की भी रेडिएशन डालोगे ना तो इनसे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होने लगते हैं। देखो यही लिखा है, दे एमिट इलेक्ट्रॉन्स इवन विद विजिबल लाइट, but metal like zinc, cadmium, magnesium, aluminium respond only to ultraviolet rays and X-rays can eject electrons even from heavy metals। ठीक है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना कि ये जो क्वेश्चन रहता है कि यूवी रेज को क्यों यूज करा, तो यूवी रेज का यूज करने का यही मेन रीजन है कि उसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होती है, जो कि जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो हम जनरली मेटल्स यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में, उनसे इजीली वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाती है। ठीक है। जबकि एक्सरे का क्या है, एक्सरे तो खैर किसी भी हैवी मेटल से भी निकाल देगा, बट फिर उस हिसाब से ये इतना ही डेंजरस भी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट तुम चेक करो, तो जो काफी सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव मेटल्स हैं, तो वो तो फिर विजिबल लाइट से भी उनसे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक स्टडी है। तो कुछ बस ग्राफ पढ़ने हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और बाकी चीजों के जो भी रे की अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है उनके साथ इनका कैसा रिलेशन है, तो उसके लिए एक ये बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अपैरेटस दे रखा है। इस अपैरेटस में तुम देखोगे तो हालांकि कुछ ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक्सपेरिमेंट्स में अगर तुम्हें करवाया नहीं, खैर ये कहाँ कराएंगे, बट स्टिल अगर कुछ हो तो अपने लैब वाले मैम से या टीचर से पूछ सकते हो, वो तुम्हें ज्यादा बेटर बता देंगे इसके बारे में। बाकी कुछ नहीं है। ये सिंपल सा अपैरेटस है जिसमें तुम्हारा कैथोड है, एनोड है, इसको एक सिंपल सेल से कनेक्ट करा हुआ है हाई टेंशन बैटरी से। जब तुम यूवी रेज डालोगे, अच्छा यहाँ पर एक क्वार्ट्ज विंडो है, ये सब बस ऐसे ही है, दैट इज तुम्हारा आ पाए सोर्स से जो है यूवी रेज आ पाए परफेक्टली और इस कैथोड को हिट करे, ना कि पूरे एरिया में स्प्रेड आउट हो जाए। तो इसलिए ये सब चीजें यूज करते हैं। अच्छा, और ये जो कैथोड, ये फोटो सेंसिटिव मेटल का बना होगा, फोटो सेंसिटिव प्लेट है ये। ठीक है। तो यहाँ से जैसे यूवी रेज आएंगी, तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे माइक्रोमीटर में रीडिंग जो है करंट की कुछ ना कुछ आने लगेगी, या तो अगर पहले से आ रही होगी तो थोड़ी सी बढ़ के आने लगेगी, या अगर पहले जीरो होगा तो फिर अब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे जो कि पूरा सर्किट कंप्लीट करेंगे और तुम्हें यहाँ पे करंट की कुछ वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, एनोड जो कि प्लेट ए है उसे कलेक्टर भी बोलते हैं, और कैथोड को एमिटर भी बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, एमिटेड लिखा है सर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कभी कलेक्टर प्लेट आ जाए या कुछ कलेक्टर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब कुछ नहीं है, एनोड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो भी यहाँ कैथोड से निकलेंगे वो सारे कहाँ पर आएंगे, एनोड पे ही आएंगे। तो इसलिए एनोड को जो है कलेक्टर प्लेट बोल दिया गया है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। तो देखो सबसे पहला जो ग्राफ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे है। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से थोड़ा सा क्लियर रहना। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया कि तुम मतलब कितनी ज्यादा उधर पावर है लाइट की। अच्छा, पावर और एनर्जी यार थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं, इसको थोड़ा समझना। जैसे देखो, जब भी तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे ना लाइट की, लेट्स से ये जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसमें जो अभी यूवी रेज डाल रहे हैं, अगर इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, तो इंटेंसिटी बढ़ाने का ये मतलब हुआ कि लेट्स से पहले इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर लिखता हूँ, फिगर में तो दिखेगा नहीं। तो लेट्स से कि स्टार्टिंग में इससे 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे पहले पर सेकेंड। ठीक है। तो अब अगर तुमने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी, तो हो सकता है 15 इलेक्ट्रॉन्स निकले पर सेकेंड। बट इंटेंसिटी बढ़ाने का सिर्फ ये मतलब हुआ कि सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। इंटेंसिटी बढ़ाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बढ़ेगी। नहीं, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी इंटेंसिटी का फंक्शन है ही नहीं। तुम इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। लेट्स से यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 1 जूल की एनर्जी थी, तो यहाँ पर भी 15 इलेक्ट्रॉन्स जो निकले उनके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स के पास 1 जूल की ही एनर्जी होगी सबके पास, 1 जूल ईच। ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। इस बात को तो बहुत क्लियर कर लेना माइंड में अभी से। तो जब तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो लाइट की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं बल्कि सीधे करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करंट उतना ही ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा, और इसलिए इनके बीच जो है लीनियर रिलेशन है, मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे पर सेकेंड, वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड भी बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बताया है कि इंटेंसिटी बढ़ाई तो पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे 1 सेकंड में, तो अभी 15 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 1 सेकंड में, लेकिन इसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को क्लियर रखना भाई।
ठीक है, नेक्स्ट देखो इफेक्ट ऑफ पुट के पोटेंशियल का क्या इफेक्ट रहेगा। तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले अच्छा यहाँ पर जो कलेक्टर प्लेट है डेट इज एनोड, इस एनोड पे हम सारे अभी चेंजेस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस एनोड को पहले हम पॉजिटिव बनाएंगे और फिर नेगेटिव बनाएंगे। अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो पॉजिटिव तो है ही, इसका पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा जब इसके देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली पॉजिटिव अगर मैं कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब हुआ कि इस प्लेट का पोटेंशियल, ए प्लेट का पोटेंशियल सी प्लेट के पोटेंशियल से अगर ज्यादा है तो दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर इस ए प्लेट का पोटेंशियल सी प्लेट के पोटेंशियल से कम है तो डेट इज नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये मत समझना हर बार के नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है तो एनोड हो गया कैथोड हो गया, नहीं। ये चीजें पोटेंशियल की बात होती है, ठीक है। दोबारा से समझना मैंने क्या बोला, कि अगर ए प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा है दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। और अगर ए प्लेट का पोटेंशियल कम कर दूं विद रिस्पेक्ट टू सी, अच्छा भाई किसी के कंपैरिजन में, ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू सी की बात हो रही है कैथोड प्लेट के, कम कर दूं तो फिर ए प्लेट जो है नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। हालांकि तब भी ये पॉजिटिव से कनेक्टेड रहेगा लेकिन ये नेगेटिव बन जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं इसका पोटेंशियल कम कर रहा हूँ। अच्छा यार पोटेंशियल कम करने का मतलब ये भी हो गया ऑटोमेटिकली कि इधर मैं बैटरी रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम कैसे पोटेंशियल कम करोगे, अगर बैटरी ऐसी लगी रह जाएगी तो ये तो पॉजिटिव है और ये तो नेगेटिव है, पोटेंशियल तो कम होगा नहीं। तो एक तरीके से बैटरी रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन बातों को थोड़ा सा क्लियर रखना। तो देखो इस ग्राफ में वही समझाने की कोशिश करिए कि अभी देखो ये तीन इंटेंसिटी ग्राफ बनाए हुए हैं, लेकिन तीन इंटेंसिटी को भूल जाओ, एक इंटेंसिटी पे ध्यान दो। एक का ग्राफ पहले समझेंगे, बाद में तीनों को रिलेट कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि जैसे जैसे तुम एनोड पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल बढ़ाओगे, जो पॉजिटिव पोटेंशियल अगर बढ़ा देते हो तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पे क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पे तुम्हारे जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ये कैथोड था इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और ये एनोड था, अगर तुमने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा। तो जब ज्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब करंट जो है सर्किट में बढ़ेगा। तो ये देखो फोटो करंट जो है वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे एनोड पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है फोटो करंट बढ़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बढ़ता ही चला जाएगा, एक स्टेज आएगी जब फाइनली आके ये कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ये स्टेज देखो कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट हो गया फोटो करंट, कांस्टेंट हो गया है। तो इसी रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। कि जब एनोड पोटेंशियल तुम बढ़ाओगे यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, बट वो एक लेवल तक बढ़ेगा और एक मैक्सिमम वैल्यू उसकी रीच हो जाएगी फिर बाद में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, जिस मैक्सिमम वैल्यू को बोलेंगे सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव पोटेंशियल में ये दो बातें ध्यान देने वाली थी कि जैसे जैसे तुम बढ़ाओगे। अच्छा अब इंटेंसिटी भी समझ लो इसी के साथ साथ, सैचुरेशन रीजन तो पता चल गया, इंटेंसिटी पे भी ध्यान दो कि देखो जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसका ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये बात तो पता ही है कि जिसका ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसीलिए इंटेंसिटी आई थ्री क्योंकि ज्यादा है तो उसका देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी ज्यादा है, फिर टू का थोड़ा कम है, वन का सबसे कम है। नेक्स्ट आ जाओ रिटार्डिंग पोटेंशियल। अब देखो रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हुआ, अब अभी तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि एनोड पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, अब पोटेंशियल एनोड पोटेंशियल को घटाएंगे मतलब नेगेटिव में ले जाएंगे। तो अगर तुम एनोड पोटेंशियल को घटाते हो, लेट्स से ये वाला जो पार्ट था अभी तक तो पॉजिटिव था, अब इसे तुम घटा रहे हो तो एक तरीके से इसे तुम नेगेटिव बना रहे हो, ठीक है। या तो मैं ऐसे लिख दूं कि भाई इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को घटा रहे हैं, या फिर ऐसे कह लो कि इसे नेगेटिव बना रहे हो, ठीक है। और ये तो कैथोड है ही। तो जब तुम इसे नेगेटिव बना रहे हो तो इससे जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव प्लेट से एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे। और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन तुम जैसे जैसे इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाओगे, एक टाइम आएगा इसका फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना ज्यादा हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से निकलने ही नहीं देगा, कैथोड में ही रोक देगा, ठीक है। भले तुम इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डाल रहे हो लेकिन उसकी भी तो एक सर्टेन एनर्जी है ना। तो अगर तुम ये नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते चले जाते हो तो ये इतना ज्यादा रिपेल करेगा इन निकलते हुए इलेक्ट्रॉन्स को कि इन्हें बाहर आने ही नहीं देगा, ठीक है। और वहां पर तुम्हारा जो फोटो करंट है वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब अब करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा सर्किट में। तो इसीलिए देखो धीरे धीरे ये जो है डिक्रीज कर रहा है। तुम जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते हो ये देखो करंट की वैल्यू डिक्रीज कर रही है और फाइनली एक पॉइंट आएगा जहां पर आके रुक जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। कि पोटेंशियल की नेगेटिव पोटेंशियल की वो वैल्यू जहां पर जो करंट फ्लो है सर्किट में वो रुक जाए, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा कि अभी तक पॉजिटिव पोटेंशियल में तो देख रहे थे कि भाई करंट की वैल्यू सबकी अलग अलग है क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग थी, अब यहाँ पर सेम कैसे हो गई स्टॉपिंग पोटेंशियल सबकी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है वो डिपेंड कर रहा है रिपल्शन पे, फोर्स ऑफ रिपल्शन पे।
तो यार फोर्स का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास जितनी एनर्जी है, अब मैंने क्या बोला था कि भले तुम इंटेंसिटी बढ़ा लो, पर एनर्जी तो सबके पास सेम है, निकलेंगे तो सब सेम एनर्जी से। लेट्स से अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 जूल से निकलेगा तो दूसरा भी 2 जूल की एनर्जी से निकलेगा, तीसरा भी 2 जूल की एनर्जी के साथ निकलेगा। तो जब ऐसा केस कुछ होगा, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा, तो तीनों के ऊपर लगता लगता हुआ फोर्स भी तो सेम ही है। तो जब तो तीनों एक ही फोर्स से रुकेंगे ना, तीनों में कोई इंटेंसिटी का फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी भले अलग है, तीनों निकले भले अलग अलग इंटेंसिटी के जैसे हो, ठीक है, लेकिन एनर्जी तो सेम रहेगी, क्योंकि इंटेंसिटी का एनर्जी पे कोई फर्क नहीं होता, पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। तो इसी वजह से तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिलेगा। तो भाई ये ग्राफ ध्यान रखना थोड़ा सा, कि इंटेंसिटी के साथ कैसा बनेगा और पोटेंशियल वेरिएशन ऑफ अनोड पोटेंशियल के साथ कैसा होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ। तो इंटेंसिटी के साथ तो काफी इजी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। बट इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पोटेंशियल वाले का, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर होगा मेरे ख्याल से काफी अच्छे से, ना क्लियर हो तो अ, एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल वो कट ऑफ भी बोलते हैं, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट चीज एक और देखो, ये भी है कि फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद ऑल वेलोसिटीज रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू दैट इज वी मैक्स। अब कोई भी तुम्हारी एक इंटेंसिटी है, सर्टेन रेडिएशन है, कुछ उसकी इंटेंसिटी होगी, कुछ उसका फ्रीक्वेंसी होगा। वो रेडिएशन जब पड़ रही है प्लेट पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे, तो हर इलेक्ट्रॉन को देखो बराबर एनर्जी नहीं मिलती है। ये भी एक सोचने वाली बात है कि जब तुम उसके ऊपर एक एनर्जी डाल रहे हो, मतलब रेडिएशन डाल रहे हो, तो कोई थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है, कोई कम करता है, हालांकि इतनी सब कर लेते हैं कि वो मेटल सरफेस से एस्केप आउट हो जाए, ठीक है। तो एमिट तो सब हो जाते हैं, लेकिन कोई कम एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, कोई ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। तो जिसने मान लो लेट्स से बस उसने जितना उसका वर्क फंक्शन है उतनी ही एनर्जी अब्सॉर्ब करी, तो वो बस निकल जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बस मेटल सरफेस से निकल जाएगा। और जिसने मान लो जितनी पॉसिबल वैल्यू थी एनर्जी की, उतनी पूरी की पूरी अब्सॉर्ब कर ली, तो वो निकलेगा भी। प्लस उसके पास जो एनर्जी बची है, मतलब उसने लेट्स से जो भी एनर्जी अब्सॉर्ब करी, लेट्स से कि 10 जूल जो थी मैक्सिमम एनर्जी है जितना कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर सकता है, तो उसने 10 जूल की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। अब लेट्स से कि जो मेटल का वर्क फंक्शन है, जितना मेटल सरफेस से निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो 2 जूल का है। तो मान लो किसी इलेक्ट्रॉन ने बस 2 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब करी, तो मेटल सरफेस से निकल जाएगा, लेकिन उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन जिसने 10 जूल पूरी की पूरी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है, उसका 2 जूल तो चलो वर्क फंक्शन में चला जाएगा निकलने में, लेकिन अभी भी उसके पास 8 जूल ऑफ एनर्जी बची है, जो कि इसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। और ये कुछ वेलोसिटी के साथ आगे इजेक्ट होगा, मतलब चलता रहेगा, इजेक्ट आउट होगा, शूट आउट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो लेट्स से कि उसकी कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स है, और उसने एनर्जी जो है भाई ज्यादा कुछ अब्सॉर्ब कर ली थी, तो वो कुछ वी मैक्स वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट व्हेन नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब हम एक रिलेशन बैठा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और उस मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, वहां पर वी स्क्वायर मैक्स कर दो, ठीक है। अब एक और चीज सुनो, कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी। तो देखो यार, वो चेक करते हैं एनर्जी। अच्छा देखो, ये ईवी नॉट जो तुम देख रहे हो, ये भी एनर्जी है। अब ये एनर्जी कैसे है, देखो एक फॉर्मूला पढ़ा है ना कि पोटेंशियल इज वर्क डन बाय चार्ज, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन कुछ नहीं बल्कि एनर्जी होता है। तो अगर तुम एनर्जी देखो तो क्या आएगा, वी क्यू, और यहाँ पर क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वी ई आ गया। और क्योंकि, ठीक है, तो पहले तो ये समझ जाओ कि एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास वी ई, जहां पर वी जो है तुम्हारा पोटेंशियल है, और ई इज इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर से समझना, ये कहना चाह रहा है कि मान लो उस फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो यार उस फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए जो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे हम जितनी भी एनर्जी देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, वो उसे रोक पाता है पूरा पूरा पूरे पूरे तरीके से। तो उस फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी है इतनी, और अगर उसे मुझे रोकना है तो उसके बराबर जितनी उसके पास एनर्जी है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसे रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी चाहिए वो चाहिए ईवी नॉट, जहां पर वी नॉट कि तुम्हारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाता है कि हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ईवी नॉट, ठीक है। और देखो लास्ट में यही बात बोली है कि अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, मतलब क्या कहते हैं कि सैचुरेशन जो है करंट का इंक्रीज हो जाता है विद प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी।
स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है भाई, काफी क्लियर रखना इस बात को जरा, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा, फोटो इलेक्ट्रिक पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, सॉरी, या फिर यूं कह लो कि भाई सैचुरेशन करंट, ठीक है, कि सैचुरेशन करंट किसकी ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो उस सैचुरेशन करंट की ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसका की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से, और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। और सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। ये दोनों बातें क्लियर रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एक और ग्राफ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये भी एनोड पोटेंशियल का ही है, और नेगेटिव नेगेटिव और सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल का। इसमें क्या करा है, अभी तक तो हमने तीन अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट ली थी, ठीक है, रेडिएशन ली थी, और उसमें हमने क्या देखा कि भाई तीनों के लिए सैचुरेशन करंट अलग अलग था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। अब हमने क्या करा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट ले ली, और इंटेंसिटी भी अलग अलग है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है, इंटेंसिटी भी अलग है, लेकिन इंटेंसिटी हमने कुछ ऐसे एडजस्ट करके ली है तीनों लाइट की, तीनों रेडिएशन की। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देखो इंटेंसिटी इज सो एडजस्टेड, एक मिनट, तो नहीं लिखा, एक मिनट। देखो, the intensity of incident radiation at each frequency is adjusted in such a way that the saturation current is same each time when the plate A is at a positive potential। कि इंटेंसिटी तो खैर हमने ऐसे एडजस्ट करके ली है कि तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए जो सैचुरेशन करंट है वो सेम है। अच्छा, सैचुरेशन करंट सेम है और इंटेंसिटी एडजस्ट करके ली है, तो यार इसका सिंपल सिंपल सा मतलब आता है कि इंटेंसिटी अगर तुम देखो तो इंटेंसिटी जो है सेम, अगर इंटेंसिटी है तो ही एक लाइन बन सकती है ग्राफ की सैचुरेशन करंट की। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी जो है आई, या पूरा पूरा लिख देता हूँ, इंटेंसिटी इज सेम, कह सकते हो ऐसा कि इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो यार ये बातें तो बहुत ही क्लियर है ना पहले वाले ग्राफ से ही, कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है सैचुरेशन करंट, और क्योंकि तीनों रेडिएशन की इंटेंसिटी सेम है तो तीनों का देखो सैचुरेशन करंट सेम है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग है। क्लियर है? अब एक चीज और देखना, जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि यार जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उस इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी फिर उसे रोकने के लिए भी तुम्हें उतनी ही ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी भी सबसे ज्यादा मिलेगी, तो उसे रोकने के लिए भी सबसे ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, फिर उससे कम, फिर उससे भी कम। तो ये तीन ग्राफ तो भाई बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए, कुछ भी ना समझ में आए तो रिपीट करके देख लेना, लेकिन क्लियर रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। तो यार ये तो मैं तुम्हें ऊपर ये भी तुरंत ही समझा दिया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ है, जितना ज्यादा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब इनके बीच जो ग्राफ बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनेगा। देखो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ये मेटल ए के लिए बना दिया है, ये मेटल बी के लिए बना दिया है, और क्योंकि दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिस्टम है फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में, तो ये दोनों ग्राफ भी पैरेलल बनेंगे दो मेटल के लिए, ठीक है। अच्छा, इन सब ग्राफ से रिवील क्या होता है, ऑब्जर्वेशन देखो दो हैं। एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया हुआ है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू बी इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव मेटल टू हैव द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और टू हैव द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द, हाँ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, या तो ये बोल दो कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू मेक द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपन, या फिर ऐसे बोल दो कि भाई वो मिनिमम वैल्यू जिसके नीचे अगर तुम रेडिएशन डालते हो तो फिर होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स, ठीक है। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ध्यान रखने वाली चीज है, एक अच्छा टर्म है। इसके बाद वर्क फंक्शन था, ठीक है। अच्छा, इनसे ऑब्जर्वेशन से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आया। सबसे पहला, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी।
ऑटोमेटिकली बात समझने वाली है, मैंने बार बार बोला है कि इंटेंसिटी पे बस ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इंटेंसिटी पे ये बात बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगी कि उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होगी। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उसके पास, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पे किस पे डिपेंड करेगा, बस और बस फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। क्लियर है? उसके बाद क्या बोला है कि फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल हाउ सो एवर लार्ज इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। क्योंकि पहले ही बता दिया है कि भाई इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर तुम नहीं दोगे रेडिएशन, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं, चाहे तुम इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा यूज कर लो। रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी भी ज्यादा हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा जब तक उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोवाइड करोगे। ठीक है। एक और चीज, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर नैनो सेकेंड। ठीक है, कि तुमने रेडिएशन डाली किसी भी मेटल सरफेस पे और कब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यार काफी कम टाइम में निकल जाता है, नैनो सेकेंड्स में निकल जाता है। ठीक है, तुरंत, ऑलमोस्ट इमीडिएट होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ लॉज आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे। ये लॉज जरा खुद से देख लेना, कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, वही बातें बोली हैं। ठीक है, कि photo for a given photosensitive material frequency of incident radiation must be above the threshold frequency, and then the photoelectric current is directly proportional to the intensity of the light. Saturation current is directly proportional to the intensity of incident radiation. ये सब ग्राफ वाली बातों को ही यहाँ पर समराइज किया है। ठीक है ना, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्विवेलेंट होगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, एंड इट इज हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। देन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस दैट इज तुरंत में हो जाता है इन द नैनो सेकंड। तो ये सब बस ऊपर की बातों को समराइज किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। यार अभी वेव ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ा कि पहले लाइट पार्टिकल नेचर था, फिर वेव नेचर था। अब यार वापस से इनका वेव नेचर फेल करने लग गया। मतलब पहले तो पार्टिकल नेचर का बोल दिया था, बट उसके बाद इंटरफेरेंस दिखाना था, डिफ्रैक्शन दिखाना था, तो इन सब के लिए वेव नेचर का बोला लाइट को वापस से। अब जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भाई फिर से बातें सामने आई कि अब जो लाइट है, मतलब रेडिएशन जो है, वो वापस से हम बोलने लग गए कि ये वेव नेचर की, सॉरी पार्टिकल नेचर की। ठीक है, तो अब वापस से वेव थ्योरी फेल करने लगी, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो देखो, और वेव थ्योरी क्या कहती थी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी व्हेन अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस। देखो, वेव थ्योरी ने कैसे समझाने की कोशिश करी, उन्होंने बोला कि भाई जब भी कोई वेव फ्रंट मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, और जैसे जैसे अब्सॉर्ब करेंगे कंटिन्यूसली, तो उनकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, तो फिर उधर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ। ठीक है, और लेकिन इसमें एक ये भी बात थी कि भाई जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, उतने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उतनी एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। पर ये तो गलत था, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी। जबकि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा, क्योंकि देखो वेव थ्योरी में तो ये है ना कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी मतलब जितने नंबर ऑफ वेव फ्रंट, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेव फ्रंट तुरंत तुरंत बनेंगे, तो उतनी ज्यादा एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा मतलब ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। पर ऐसा तो था ही नहीं, पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग जो भी हमने अभी पूरा पढ़ा है उसमें ऐसा कुछ तो कहीं आया ही नहीं। हमने तो ये पढ़ा है कि भाई एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। तो ये तो गलत हो गया था पहली चीज तो, क्योंकि वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती, तो वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट चीज, no matter what the frequency of incident radiation is, light wave of sufficient intensity should be able to impart enough energy required to eject the electrons from the metal surface. Thus, the wave theory fails to explain the existence of threshold frequency. और क्योंकि इन्होंने कुछ फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं करी, इनका साफ सीधा लेना देना था बस बस इंटेंसिटी से। ये कहते हैं इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे, मतलब जबकि हमें पता है कि भाई इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट आउट होना। तुम इंटेंसिटी कितनी भी दे दो, कितनी भी लार्ज दे दो, इलेक्ट्रॉन्स तब तक नहीं निकलेंगे जब तक उन्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती। ठीक है, तो इन्होंने तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ बात ही नहीं की थी, तो लाइट वेव थ्योरी यहाँ पे भी फेल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट चीज, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तक वेव फ्रंट आएगा और वो मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं करता, तब तक कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि जब एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा तभी तो एमिट आउट होगा सरफेस से इलेक्ट्रॉन। तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई कुछ ना कुछ एक फाइनाइट टाइम लगना चाहिए वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एकदम इंस्टेंट होता है, नैनो सेकेंड्स में होता है। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पर वेव थ्योरी पूरा पूरा फेल कर गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में। तो अब आया आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट को। तो आइंस्टाइन ने 1995 में क्या बोला कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच अ लाइट रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट फोटॉन्स। याद करो सबसे लास्ट में पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसके में फिर हमने आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा था कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एबल थी एक्सप्लेन करने को आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी को। तो प्लैंक्स कांस्टेंट ने क्या बोला कि भाई प्लैंक्स कांस्टेंट सॉरी प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी क्या कहती थी कि एनर्जी जो फोटोन के फॉर्म में ट्रैवल करता है एक रेडिएशन, और उसकी एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, जहां पर एच जो था तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो डेट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, अब देखो आइंस्टाइन की थ्योरी के क्या क्या मेन पॉइंट्स थे। आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी थी उसके क्या क्या मेन पॉइंट थे। सबसे पहला तो उसने ये बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है, अच्छा वेव को भूल जाओ, वेव पे बात नहीं कर रहे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, वेव से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इसने बोला कि ये रिजल्ट है इंटरैक्शन का, किसके इंटरैक्शन का, दो पार्टिकल्स के, एक तो फोटोन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑफ द फोटोसेंसिटिव मेटल। कि जब एक फोटोन आएगा, लाइट सोर्स से एक फोटोन आएगा, रेडिएशन से फोटोन आएगा, तो वो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो कि इक्वल होगी एच न्यू के, और वो एनर्जी लेकर वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इंटरैक्ट करेगा, और फिर उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी और वो इजेक्ट आउट हो जाएगा उस फोटोसेंसिटिव मेटल के सरफेस से। तो वही बातें लिखी है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रेस्ट्रेनिंग फोर्स ऑन द सरफेस। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। आइंस्टाइन ने बोला कि पहली चीज तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरैक्शन है, एक फोटोन दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच का। दूसरी चीज उसने बोली कि इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलना है सरफेस से तो उसे एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसे कि उसने वर्क फंक्शन बोला। ठीक है, अब उसने ये बोला कि भाई देखो कोई भी जो फोटोन है वो दो पार्ट में इंटरैक्ट करेगा, मतलब उसकी एनर्जी जो है दो पार्ट में यूज अप होगी। कौन कौन से दो पार्ट? सबसे पहला पार्ट जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने एग्जांपल लिया था कि 10 जूल एनर्जी है, 2 जूल वर्क फंक्शन है, तो 8 जूल फिर काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो वही बात उसने बोली कि भाई इंसिडेंट रे आएगी एच न्यू एनर्जी लेकर के। ठीक है, तो उसकी जो भी एच न्यू एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन माइनस होगा। क्यों वर्क फंक्शन माइनस होगा? क्योंकि उतनी एनर्जी तो निकलने के लिए चाहिए। तो वर्क फंक्शन माइनस कर लो और फिर जो भी रिमेनिंग एनर्जी बचेगी फोटोन की, वो सारा एनर्जी उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब एक और उसने चौथा पॉइंट बोला, वेरी फ्यू दैट इज लेस देन 1% photons whose energies are greater than W naught are capable of ejecting the photoelectrons। ऐसा नहीं होता कि जितने भी फोटॉन्स आए सबके सब एक एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेंगे, नहीं, लेस देन 1% फोटॉन्स जिनके पास उतनी एनर्जी है, सिर्फ वही फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एजेक्ट कर पाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग देखो मैंने क्या बोला कि जो टोटल एनर्जी है इंसिडेंट फोटोन की वो इक्वल होगी वर्क फंक्शन के प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इन्हीं दोनों में तो यूज होना है ना उसका एनर्जी। जो भी एनर्जी आएगी वो पहला तो वर्क फंक्शन में जाएगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में, और जो बची हुई एनर्जी है वो उसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो लेट्स से उसके पास एच न्यू एनर्जी है, तो एच न्यू एनर्जी इक्वल होगा हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स प्लस वर्क फंक्शन दैट इज डब्ल्यू नॉट के, या फिर ये कह लो कि के मैक्स काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, अब मान लो ये डब्ल्यू नॉट जो है डेट इज द वर्क फंक्शन, इसको अगर मैं एक फॉर्मूला दे दूं कि भाई एच न्यू नॉट इज डब्ल्यू नॉट, जहां पर ये न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि इतनी एनर्जी चाहिए कम से कम मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए, तो इसको क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, या फिर एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। डेट इज जो भी एनर्जी है फोटोन के पास वो सारी एनर्जी दो पार्ट में यूज अप होगी, पहला वर्क फंक्शन में जाएगा और दूसरा उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इसने इंटेंसिटी के बारे में देखो क्या एक्सप्लेनेशन दी, दैट द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मींस द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटॉन्स, जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इंटेंसिटी में इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये है कि भाई फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे striking the metal surface per unit time. As each photon eject only one electron, so the number of ejected photoelectron increases with the increase in intensity of incident radiation। कि अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाते हो इंसिडेंट रेडिएशन की, तो भाई नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और कुछ इंक्रीज नहीं करेगा, बस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, उनकी एनर्जी नहीं। नेक्स्ट लाइन में देखो वो भी बात लिखी हुई है कि एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के the frequency of incident radiation, if the frequency of incident radiation is less than the threshold frequency, the kinetic energy of photoelectrons becomes negative, and this is not possible, this has no physical significance, so photoelectric emission does not occur below the threshold frequency। कि अगर मान लो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सॉरी हाँ, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो जाए, यानी कि इस फॉर्मूले में देखना, अगर तुम्हारी गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो जाए तो ये पूरा नेगेटिव आएगा, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। यानी कि अगर तुम्हारा गिवन फ्रीक्वेंसी कभी भी
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहता है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, ये तो हमें बात पता ही है, तभी तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। नेक्स्ट बोला है एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि जितनी भी तुम्हारी एनर्जी लेके आ रहा है फोटोन, कुछ पार्ट तो उसका चला जाएगा वर्क फंक्शन में और बाकी बच जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा बाकी। ठीक है, बस यही बात बोली है पूरे में। और द काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। एनर्जी जब भी एनर्जी की बात आ जाए, ध्यान रखना भाई फ्रीक्वेंसी से लेना देना है सिर्फ। ठीक है, बाकी इंटेंसिटी में तो बस नंबर ऑफ फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड करते हैं पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट क्या बोला फोर्थ लाइन में, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, that photoelectric emission is the result of elastic collision between a photon and an electron. Thus, the absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal is a single event which involves transfer of energy in one lump instead of continuous absorption of energy as in the wave theory of light. Hence, there is no time lag between the incidence of photon and the emission of a photoelectron. इसने क्या बोला कि जैसा वेव थ्योरी में बोला गया था कि वेव आती रहेगी और फिर वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता रहेगा, और जब तक वो एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर लेता पूरा पूरा तब तक वो नहीं निकलेगा, और जब एक टाइम पे वो सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा तब वो फिर इजेक्ट आउट होगा। तो ये तो वेव थ्योरी में बोला था, हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वेव थ्योरी इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ट्रूली, क्योंकि तुम्हें पता है काफी कम टाइम लगता है। तो इसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया आइंस्टाइन ने, कि भाई फोटोन आएगा और सीधे सीधे वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, और ये कोलिजन इलास्टिक कोलिजन होगा, तुरंत में एनर्जी ट्रांसफर होगी, कोई कंटेनर्स धीरे धीरे ट्रांसफर नहीं होगी, एकदम से एक बार में सारी एनर्जी ट्रांसफर होगी और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि नो टाइम लैग, दैट इज नैनो सेकंड, यार कुछ नहीं हुआ नैनो सेकंड, ठीक है, कोई टाइम लैग नहीं होगा। ठीक है, अब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह बहुत तरीके से क्लियर हो गया हमने। सबसे पहले हॉलबर्ग का पढ़ लिया, फिर सॉरी सबसे पहले तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था, हर्ट्ज पढ़ लिया, फिर हॉलबर्ग पढ़ लिया, फिर लेनार्ड पढ़ लिया, इसके बाद सबसे जो फाइनल टच था आइंस्टाइन ने वो भी दे दिया, तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पूरा खत्म हो गया। वेव थ्योरी भी हमने जान ली कि भाई वेव थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो वापस से जो है पार्टिकल नेचर का हो गया था सब कुछ बोलबाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो द फोटोन पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब फोटॉन्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि फोटॉन्स के बारे में तो नहीं पढ़ा था, लास्ट चैप्टर वेव नेचर के बारे में था, तो अब फोटॉन्स के बारे में देखते हैं। बाकी पार्टिकल नेचर के बारे में तो हालांकि फोटोन पार्टिकल ही है, लेकिन पार्टिकल नेचर से कहने का ये मतलब है कि वो सब तो पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दैट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और ऐसे वैसे रे ऑप्टिक्स में। तो अभी फोटोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, द ऑब्जर्वेशन में ऑन photoelectric effect clearly indicate that when light interacts with matter, it behaves as if it was made of discrete packets of energy called quanta. तो अब तुम्हें पता चल चुका है कि जब भी लाइट किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है, ये बात ध्यान देना कि मैटर के साथ जब इंटरैक्ट करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन के साथ लाइट इंटरैक्ट कर रही है, तो वो कैसे बिहेव करती है, वेव की तरह नहीं बिहेव करती, वो बिहेव करती है स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की तरह, जिन्हें की क्वांटा बोला गया। ठीक है, ईच क्वांटम ऑफ लाइट, अच्छा क्वांटा जो है वो प्लूरल फॉर्म है, क्वांटम सिंगुलर फॉर्म है, तो कंफ्यूज मत होना। ईच क्वांटम ऑफ लाइट हैज एनर्जी एच न्यू और एंड मोमेंटम एच न्यू बाई सी। तो ये भी ध्यान देना कि हर फोटोन की या हर फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू के बराबर होगी, जो कि अभी भी पढ़ा भी था, प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है ये एच और न्यू उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बोला गया था, और उसका मोमेंटम किसके बराबर होगा, एच न्यू बाई सी के। द फैक्ट दैट लाइट क्वांटम हैज अ डेफिनेट एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम अलाउ अस टू एसोसिएट इट विद अ पार्टिकल। ठीक है, अलाउज अस टू एसोसिएट अ पार्टिकल विद इट, क्योंकि इसका फिक्स्ड एनर्जी है, फिक्स्ड मोमेंटम है, तो इसे तुम एक पार्टिकल की तरह बोल सकते हो, और इसी पार्टिकल को बोला गया फोटोन। ठीक है, हमने देख लिया कि भाई अब जो रेडिएशन है या लाइट जो है वो मैटर के साथ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में बिहेव करती है, और उस एनर्जी पैकेट की कुछ फिक्स एनर्जी है एच न्यू, कुछ फिक्स मोमेंटम है एच न्यू बाई सी। तो ये जो एनर्जी पैकेट है वो और कुछ नहीं बल्कि एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और इस पार्टिकल को ही नाम दिया गया फोटोन। ठीक है, द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाज फर्दर कंफर्म्ड इन 1924 बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए एच कॉम्पटन। कॉम्पटन इफेक्ट मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ये सब शायद से क्लास 11th में था। तो अभी एक बार फिर से देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ एक्स रेज बाय इलेक्ट्रॉन। उन्होंने क्या करा कि भाई द फेनोमेनन ऑफ इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ एक्स रे photons scattered by striking electrons is called Compton effect। कि जब एक्सरे फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करवाया गया, यानी कि एक्सरे फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ने इंटरैक्ट करा, तो एक्सरे की वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, और इसी को बोला गया कॉम्पटन इफेक्ट।
that is increase in wavelength of X-ray photons by the striking electrons is called Compton effect. ठीक है, तो यही था बस फोटोन के बारे में थोड़ा सा, कि फोटोन जो है भाई उसके पास कुछ एनर्जी होती है एच न्यू के बराबर, उसका मोमेंटम है एच सी, सॉरी एच न्यू बाई सी। तो ये एक पार्टिकल की तरह हम इसे एसोसिएट कर सकते हैं कि एक पार्टिकल है, क्योंकि इसका फिक्स्ड मोमेंटम है, फिक्स्ड एनर्जी है, और इसी पार्टिकल को नाम दे दिया गया फोटोन। और बाद में इसका भाई फिक्स हो गया एकदम कि हाँ फोटोन जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जब 1924 में कॉम्पटन इफेक्ट, यानी जो कि एच कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट करा था, वो कंफर्म हो गया। और उसमें उसने क्या करा था, कॉम्पटन इफेक्ट कुछ नहीं है बल्कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ थी वो इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हो गई? क्योंकि उसके फोटॉन्स को उसने जो है इंटरफेयर करवाया, या फिर यू कह लो कि इंटरेक्ट करवाया स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करा उसके ऊपर एक्सरे फोटॉन्स पे, तो उनका वेवलेंथ जो है थोड़ा इंक्रीज कर गया था। अच्छा, उसके बाद ये कुछ फीचर है फोटोन के, जैसे इन द इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। कि जब भी रेडिएशन तुम्हारा मैटर के साथ बिहेव कर, मतलब इंटरेक्ट करता ना, अगर तुम्हें याद हो तो यार, लास्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब में कहीं भी मैटर के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा था रेडिएशन का, आपस में ही सुपर इम्पोजिशन हो रहा था, है कि नहीं? आपस में ही सुपरपोज कर रहे थे, तो इंटरफेरेंस हो रहा था, डिफ्रैक्शन हो रहा था, मैटर के साथ हमने कहीं भी इन्हें इंटरेक्ट नहीं करवाया। और इस चैप्टर में मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाया, तो इसीलिए वेव ऑप्टिक्स क्लियर क्लियर निकल गया हमारा, क्योंकि उधर वो खुद के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो जब वेव खुद के साथ इंटरेक्ट करती हैं, रेडिएशन खुद के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो वो वेव नेचर में इंटरेक्ट करती हैं। हालांकि जब एक किसी भी मैटर के साथ रिएक्ट करती हैं, मतलब इंटरेक्ट करती हैं, तो वो पार्टिकल नेचर में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है? और उन्हीं पार्टिकल्स को बोला गया फोटॉन्स। हर फोटोन के पास एच न्यू एनर्जी होगी, एंड एच न्यू बाई सी या फिर एच बाई लैम्डा कह लो, इतनी मोमेंटम होगा। नेक्स्ट, सबकी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसका न्यू और वेवलेंथ लैम्डा है, तो उन सबके पास सेम एनर्जी होगी, क्योंकि भाई एनर्जी एच न्यू पर डिपेंड करता है, तो अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेम है तो सेम रहेगा, ठीक है? एंड मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। अगेन यार, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट होगा। इंटेंसिटी एकदम अलग चीज है। इंटेंसिटी बस नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते हैं, ना एनर्जी पे इसका कोई फर्क पड़ेगा। और जब एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो यार काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं वी वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है, और यही वेलोसिटी मोमेंटम के साथ रिलेटेड है। तो इन सब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिटी का। और फोटॉन्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, फोटोन पार्टिकल के कोलिजन में, यानी या यूं कह लो कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन में टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसीलिए आइंस्टाइन ने वर्ड यूज करा कि इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? इलास्टिक कोलिजन आइंस्टाइन ने यूज कराया भाई वर्ड। नेक्स्ट देखो, हाउएवर द नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व्ड इन अ कोलिजन। फोटॉन्स खत्म हो जाते हैं कोलिजन में कभी कभी, ये फोटॉन्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं, या फिर कभी कभी न्यू फोटॉन्स क्रिएट भी हो जाते हैं, ठीक है? अब तुम सोचोगे भाई क्रिएट कैसे हो रहे हैं, तो एटम्स एंड न्यूक्लियर में देखेंगे कि फोटॉन्स क्रिएट कैसे होते हैं। तो इतना ध्यान रखना कि फोटॉन्स जो है, एनर्जी तो देखो कंजर्व रहेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। नेक्स्ट चीज, फोटॉन्स जो है या तो खत्म हो जाएंगे या रिक्रिएट भी हो जाएंगे, मतलब अब्सॉर्ब हो जाते हैं। फोटॉन्स यार कुछ नहीं, एनर्जी है, लाइट है, एनर्जी पैकेट है, तो एनर्जी है तो अब्सॉर्ब हो जाएगी ना, ठीक है? और उसके बाद देखो, if the intensity of light of a given wavelength is increased, there is increase in number of photons incident on a given area in a given time, but the energy of each photons remains the same। 10 बार बोली जा चुकी है बात ये चैप्टर में, तो इसे थोड़ा सा दिमाग में रखना कि भाई इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी नहीं बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, मोमेंटम नहीं बढ़ेगा, ठीक है? बस क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स इन अ गिवन टाइम। जितने फोटॉन्स, हाँ, जितने फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे इन अ गिवन टाइम, बस वो बढ़ेगा। बाकी एनर्जी सबकी वही कांस्टेंट ही रहेगी, सेम रहेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एकदम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, इसके डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो इसमें देखो क्या बोला है, तो फेनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जा सकते हैं, यानी कि वेव नेचर ऑफ लाइट पे। जबकि जो बाकी फेनोमेना है तुम्हारे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, इन सबको सिर्फ और सिर्फ तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब तुम क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को मानो, यानी कि पार्टिकल नेचर को मानो, ठीक है? पार्टिकल नेचर यानी कि क्वांटम थ्योरी को मानो। इसका मतलब ये है कि भाई रेडिएशन की डुअल नेचर है, वो कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करेगी, और कभी कभी पार्टिकल की तरह भी। जब भी तुम्हारा वेव यार, मतलब सॉरी, जब भी तुम्हारा रेडिएशन नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो वो अपना पार्टिकल नेचर ही शो करेगा। और जब वो
वेव के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो वेव नेचर शो करता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह में तुम देखो तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव हो रहा था। तो उन सब सुपर पोजिशन ऑफ वेव में तुम्हारा जो लाइट है, रेडिएशन है, वो सिर्फ वेव की तरह इंटरेक्ट कर रहा था, मतलब एक्ट कर रहा था। जबकि यहाँ पर अब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरेक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो कंफर्म बस ये बात हो गई कि भाई डुअल नेचर है रेडिएशन का। क्वांटम नेचर हो गया मतलब पार्टिकल नेचर, और वेव नेचर हो गया तुम्हारा वेव नेचर, जो कि अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ाई है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है एकदम लास्ट टॉपिक है ये, डुअल नेचर ऑफ मैटर और डी ब्रॉय वेव्स। अच्छा, डी ब्रॉगली नहीं है यार, ये डी ब्रॉय है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज डी ब्रॉय। तो डी ब्रॉय वेव्स है। 1924 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था डी ब्रॉय, उसने क्या हाइपोथेसिस रखी, उसने ये हाइपोथेसिस रखी। अच्छा, हाइपोथेसिस मतलब ऐसा कुछ जो कि प्रूव ना किया जा सके बट फिर भी वो ट्रू हो, ठीक है। एक तरीके से उसने ये थ्योरी रखी कि भाई पार्टिकल मटेरियल्स इन मोशन शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज। हमने ये तो बोल दिया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर का है, मतलब वो वेव है लेकिन पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इसने बोला कि जो पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स जो कि मोशन में है, उनके पास वेव प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। फिर इस हिसाब से उसने दो रीजन रखे इसके लिए। सबसे पहला उसने रीजन बोला कि भाई द टू फिजिकल क्वांटिटीज विच गवर्न ऑल द फॉर्म ऑफ फिजिकल यूनिवर्स आर मास एंड एनर्जी। जो दो सबसे मेन फिजिकल क्वांटिटीज है पूरे यूनिवर्स में, जो कि हर चीज को गवर्न करती हैं, हर लॉज और हर रूल्स इनके अकॉर्डिंग है, वो है मास और एनर्जी। और इनके बीच रिलेशन है इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो कि फेमस इक्वेशन है आइंस्टीन का, ठीक है। जो कि दिखाता है कि भाई मास और एनर्जी, एनर्जी मतलब और कुछ नहीं बल्कि रेडिएशन, इनके बीच में कंप्लीट इक्विवेलेंस है, ठीक है। इक्विवेलेंस मतलब अगर तुम्हें पता हो तो मास डिस्ट्रॉय होता है तो एनर्जी बनती है, और एनर्जी से फिर मास बन सकता है। तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है, इनके बीच में इक्विवेलेंस होता है। तो देयर मस्ट बी म्यूचुअल सिमेट्री बिटवीन मास एंड रेडिएशन। तो मास और रेडिएशन के बीच में मतलब ये है कि भाई सिमेट्री होनी चाहिए। नेचर लव्स सिमेट्री। Since radiation has dual nature, therefore, from symmetry consideration, de Broglie predicted that matter must also possess dual nature। कि जैसे इसने बोला कि भाई क्योंकि सिमेट्री हर जगह देखने को मिलती है, तो डिब्रॉय ने बोला कि जैसे रेडिएशन का डुअल नेचर है वैसे ही मैटर का भी डुअल नेचर होगा। अच्छा, मैटर कहने से मतलब है यार काफी छोटे पार्टिकल्स। अब ये बड़े बड़े मैटर की बात नहीं हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही है, हम वेव की तरह नहीं होते, ठीक है, हम वेव की तरह नहीं चलेंगे, लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिकल नेचर तो है ही लेकिन वेव नेचर भी होगा। इसने बोला कि जैसे लाइट का दोनों नेचर है, डुअल नेचर है, पार्टिकल भी है वेव भी है, उसी हिसाब से मैटर का भी डुअल नेचर होगा। तो द पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा, काफी छोटे पार्टिकल्स की बात हो सकती है, देख रहे हो, काफी छोटे पार्टिकल्स की बात हो रही है। तो शुड नॉट ओनली बिहेव लाइक मास पॉइंट्स बट दे शुड ऑल्सो एग्जिबिट वेव नेचर व्हेन इन मोशन। जब भी मोशन में होंगे तो वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करेंगे। और इन्हीं वेव्स के साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगा, क्योंकि हर वेव का अपना वेवलेंथ होता है, तो इनके वेव्स के साथ एसोसिएटेड जो भी वेवलेंथ होगा उसको उसने नाम दे दिया डी ब्रॉय वेवलेंथ। और इन छोटे मटेरियल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड जो वेव होगा उसको उसने नाम दे दिया डी ब्रॉय वेव्स। तो स्मॉल मटेरियल पार्टिकल्स के जब वो मोशन में होंगे, सिर्फ और सिर्फ कब, जब मोशन में होंगे, जब मोशन में होंगे तो उनसे जो रिलेटेड वेव होगा उस वेव को नाम दे दिया डी ब्रॉय वेव्स, और उनकी जो वेवलेंथ होगी डेट इज कॉल्ड डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब देखो इसके लिए उसने इक्वेशन भी बना दी कि भाई अगर मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करूं तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू, आइंस्टाइन की बात करूं तो E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। तो दोनों को इक्वेट कर दो। अब तुम देख सकते हो ये वेव है, यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये फ्रीक्वेंसी है जो कि वेव में होता है, और ये एम सी स्क्वायर मास है जो कि पार्टिकल मास है, एंड दिस सी इज स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से तुम क्लियर कर लो कि भाई वेव और मास में देखो रिलेशन तो है, ठीक है। तो अब इसने इन दोनों चीजों को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करके इसने फर्दर क्या करा, न्यू को तुम सी बाई लैमडा लिख सकते हो, तो एच सी बाई लैमडा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से लैमडा की वैल्यू निकालोगे तो एच सी बाई एम सी स्क्वायर आ जाएगा, कट जाएगा, तो एच बाई एम सी। और एम सी मतलब क्या हो गया, एम सी मतलब कुछ नहीं, मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम बन जाएगा, तो एच बाई पी, यानी कि लैमडा इज इक्वल्स टू एच बाई पी। जो कि लैमडा क्या है, वेवलेंथ होगा किसी भी पार्टिकल मैटर का, जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मतलब काफी छोटे पार्टिकल, बड़े बड़े पार्टिकल नहीं, ठीक है। तो इसने वेवलेंथ के लिए इक्वेशन भी निकाल दी। The above equation has been derived for a photon of radiation. According to de Broglie hypothesis, it must be true for all material particles like electrons, protons, neutrons, etc. Hence, a particle mass of m moving with a velocity v must be associated with a wavelength which will be equal to h by p or h by mv। कि जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स जो कि कुछ वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ वेवलेंथ से एसोसिएटेड होंगे, जो इस वेवलेंथ का उसने फॉर्मूला दे दिया, ठीक है।
दिस इज डी ब्रॉय वेव इक्वेशन, ये जो तुम देख रहे हो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी फॉर मटेरियल पार्टिकल्स. From de Broglie equation, we find that the wavelength of a moving particle is inversely proportional to its momentum. If कि मतलब भाई मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम, तो ये चीज एक ध्यान देने वाली है. दूसरी चीज, इफ v इज इक्वल्स टू जीरो देन लैम्डा वुड बी इन्फिनिटी. कि अगर तुम्हारा वेलोसिटी जीरो है तो लैम्डा कैसा होगा, मतलब वेवलेंथ कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी. दिस इंप्लाइज दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स ओनली व्हेन दे आर इन मोशन. और अगर तुम्हारा लैम्डा इन्फिनिटी हो जाए, मतलब वेवलेंथ कुछ है ही नहीं, वेवलेंथ कुछ भी नहीं है, मतलब इन्फिनिटी मतलब दूर तक जा रही है वेव, तो ये तो वेव बना ही नहीं ना. ठीक है. तो इसका मतलब कि जब पार्टिकल रेस्ट पर होगा तब उसके साथ कोई भी वेवलेंथ एसोसिएटेड नहीं होगा, जो कि उसने भी बोला कि सिर्फ तभी एसोसिएटेड होगा जब वो मोशन में होंगे. टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉय वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज. दूसरी चीज, पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए. दैट इज वाई डी ब्रॉय वेव्स आर ऑल्सो नोन एज मैटर वेव्स. ठीक है. अब हालांकि यहाँ पे इसने बात करी थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सब के ऊपर ये चीज लागू होती है, बट फिर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे में हम फोटोन की बात कर रहे हैं. क्योंकि एक चीज देखो, वेव नेचर एसोसिएट होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ भी, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि भाई कि इन पार्टिकल्स पे जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई चार्ज हो. ठीक है. इसका मतलब फोटोन के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो तुम, चार्ज हो तो भी चलेगा, लेकिन डज नॉट नीड टू हैव अ चार्ज, मतलब हमेशा चार्ज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है. इसीलिए उसने उसको मैटर वेव्स नाम दिया. डी ब्रॉय वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स. और ये जो वेव्स हैं डी ब्रॉय वेव्स, ये ईएमडब्ल्यू वेव्स नहीं हो सकते. क्यों ईएमडब्ल्यू वेव्स नहीं हो सकते, क्योंकि ईएमडब्ल्यू वेव्स तुमने चैप्टर 8 में प्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि भाई ईएमडब्ल्यू वेव्स सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से ही निकलते हैं. तो ये तो सिर्फ मोशन में, कोई एक्सेलेशन की इसने बात करी नहीं, तो इसलिए डी ब्रॉय वेवलेंथ कभी भी, डी ब्रॉय वेव्स कभी भी ईएमडब्ल्यू वेव्स नहीं हो सकते. ठीक है. तो यहाँ पर चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है, और ये सब करना नहीं है, ये सब ऐसी है. बाकी देखना हो तो ये थोड़ी सी इक्वेशन देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, कि इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. अब इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन को लिखा हुआ है, तो पी स्क्वायर बाई टू एम ऐसे करके ये पूरा ड्राइव करा है. ये मेरे ख्याल से फॉर्मूला कहीं और भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ये शायद अ, हाँ, पी मोमेंटम को अगर तुम काइनेटिक एनर्जी के साथ देखो तो ये टू एम के निकलता है. काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ रिलेट करोगे तो मन करे तो डेरिवेशन देख सकते हो, हालांकि देखने की कोई जरूरत नहीं है. इसने बस लैम्डा निकाला था कि भाई किसी भी एक लैम्डा जो होगा कितना होगा, तो वो इसने इतना निकाला हुआ, 12.3 बाई रूट भी. ये सब खैर करने की जरूरत नहीं है. तो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, बस इतने को कर लेना तरीके से.